विनम्र ने गोवा चलने के लिए कह दिया था। वहाँ पर उसका घर था। अब फ्लाइट के ज़रिए सफ़र हो रहा था। गोवा पहुँचने में 2 घंटे से भी कम का वक्त लगा, लेकिन विनम्र के घर तक जाने में 2 घंटे और लग गए थे, क्योंकि उसका घर जंगलों में था, साथ में एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था। शनाया ने टोंट मारते हुए विनम्र को कहा, इतने बड़े गोवा शहर को छोड़कर क्या तुम्हें जंगल ही मिले थे जहाँ जाकर तुमने अपना घर बनाया? रहने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? शनाया ने इस वक्त वाइट कलर की टी शर्ट, जीन्स की पैंट और उसके ऊपर ब्लू कलर की लेदर की जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन पीछे का कुछ हिस्सा बंधा हुआ था। इस वजह से वह क्यूट लग रही थी। विनम्र अपने हमेशा वाले गेटअप में था। उसने वाइट कलर की शर्ट, जीन्स की पैंट और उसके ऊपर कॉफ़ी कलर की लेदर की जैकेट पहनी थी। विनम्र गाड़ी चला रहा था। वह बोला, मुझे कौन सा वहाँ रहने का शौक़ है? मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रहने के लिए कहा गया है, और वो भी पूरे 3 सालों तक। मुझे पता है तुम इसके पीछे की कहानी जानना चाहोगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, वह तुम्हारे किसी काम की नहीं है। शनाया ने तिरछी आंखों से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मगर मुझे तुम्हारी वह कहानी जाननी है। विनम्र ने अपना सर ऊपर किया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं मैं अपने मुंह से ये कहानी कितनी बार बता चुका हूँ। एक्चुअली मैं एक डिटेक्टिव एजेंट हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, शनाया ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा? तुम एक डिटेक्टिव एजेंट हो? विनम्र ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया जो तुम मेरे मुंह से दोबारा सुनना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं एक डिटेक्टिव एजेंट हूँ। एक केस में मुझे गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 साल तक एजेंसी से दूर रहने के लिए कह दिया। उन्होंने मुझे जंगल में रहने के लिए कहा था, ताकि मैं वहाँ पेड़ों के बीच रहकर उन्हें काट काट कर सबक सीख सकूँ। उन पागलों के दिमाग में ये भी नहीं आया कि पेड़ों को काटने से कोई सबक नहीं सीखता है। शनाया उसे घूर कर देख रही थी। विनम्र ने उसकी तरफ देखा तो शनाया बोली, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं तुम एक डिटेक्टिव एजेंट हो सकते हो। मुझे तो तुम सड़क छाप वाले गुंडे टाइप लग रहे थे, जिसने गलती से कुछ किताबों को पढ़ लिया और वह चीज़ों को खोजने लगा। विनम्र ने अपनी भौहें उठाई। तुम्हें मेरी तारीफ़ करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। ये मत भूलो पागल लड़की, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मौत की देवी से लड़ने वाला हूँ। एक्सक्यूज़ मी, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि खुद की भी। तुम क्यों भूल रहे हो? अब तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में है। शनाया ने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया। विनम्र ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। 20 मिनट के सफ़र के बाद उसने गाड़ी को घुमाकर जंगल के बीच में ले लिया। 10 मिनट तक और उबड़ खाबड़ रास्ते पर गाड़ी चलाने के बाद वह एक घर के सामने आकर रुक गया। उसका यह घर किसी गरीब के घर की तरह लग रहा था, जो जंगल में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा हो। शनाया गाड़ी से उतरी और उसके घर को देखकर कहा, लगता है तुम्हें झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। तुमने तो कहा था तुमने करोड़ों का खजाना ढूंढा है। अगर तुमने करोड़ों का खजाना ढूंढा होता तो इस वक्त यहाँ मुझे महल दिखता, ना कि ये झोपड़ी। उसके घर के सामने लकड़ियों की बाड़ बनी हुई थी। वो विनम्र ने खुद अपने हाथों से बनाई थी, इसलिए वह ठीक ठाक ही थी, यानी कि अनाड़ी टाइप लग रही थी। विनम्र ने उसे खोला तो दरवाज़ा नीचे गिर गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और फिर शनाया को घर की तरफ चलने के लिए कहा। विनम्र घर की तरफ चलते हुए बोला, ये मेरा घर नहीं है, मैं बस यहाँ सजा के लिए आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोई खर्चा नहीं किया। मैंने अपने पैसे संभाल कर रखे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनका इस्तेमाल कर लूँगा। शनाया ने टोंट मारते हुए कहा, तुम्हें सजा के लिए भेजा गया है या फिर वनवास के लिए? ये सजा कम वनवास ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक इट इज़ लाइफ कि मैं भगवान राम के ज़माने में आ गई हूँ। विनम्र ने दरवाज़ा खोला तो अंदर से कुछ चमगादड़ उड़कर बाहर आ गए। शनाया डर के मारे चिल्लाई और दोनों हाथ अपने सर पर रख नीचे बैठ गई। शनाया ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे चमगादड़ों से बहुत डर लगता है। विनम्र ने उसे
घूर कर देखा और फिर अंदर आते आते हुए कहा, तब तो तुमने जब भी अपनी शक्ल देखी होगी डर जाती होगी। तुम्हारी शक्ल कौन सी चमगादड़ से कम है? शनाया उठी और एक बार अंदर देखा। जब उसे लगा अब चमगादड़ नहीं है तो वह अंदर आ गई। विनम्र के इस घर में 2 ही कमरे थे, जिसमें एक कमरा हॉल के रूप में था और एक किचन था। उसके पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। सबके ऊपर धूल मिट्टी थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि विनम्र को सफाई से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ही थी। शनाया किचन की तरफ गई तो वहाँ पर अभी तक वह बर्तन पड़े थे जिसे विनम्र ने धोया नहीं था। उसमें खाना खाकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। उनमें उल लग गई थी। शनाया ने यक वाला चेहरा बनाया और बाहर आ गई। विनम्र अलमारी को ऊपर से साफ कर रहा था ताकि वह उसे खोलकर अपना सामान निकाल सके। तुम यहाँ पर रहकर मरे नहीं? ऐसी हालत में तो किसी की भी मौत हो जाए। विनम्र बोला, इसीलिए तो मैं तुमसे कहा था, इस बार मौत की देवी भी खाली हाथ जाने वाली है। शनाया मुस्कुराई। फिर वो उसके घर की तारीफ करते हुए बोली, मगर टोंट वे में। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। लगता है तुमने काफ़ी सारे नौकर चाकर रख रखे हैं, पर वह आलसी होंगे तो सफाई नहीं करते होंगे, या तुमने अपने खजाने का हिस्सा उन्हें देने से मुकर गए होंगे, जो वह तुम्हारे घर पर सफाई करने नहीं आते। पूरी अलमारी साफ करने के बाद विनम्र ने पलटकर शनाया को कहा, जब मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा, मेरा वादा रहा तुमसे, तुम मेरे इस घर की सफाई खुद करके जाओगी। शनाया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, कभी सोचना भी मत। मैंने आज तक अपने कमरे की भी सफाई नहीं की, तो तुम्हारे कमरे की सफाई क्या ही करूँगी। विनम्र ने अपना ओवरकोट निकाला। वह उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगा। उसका यह ओवरकोट काफ़ी भारी था। यह उसे पकड़ने पर, उसके नीचे लटकने पर ही पता लग रहा था। विनम्र का क्लासिक ओवरकोट, जिसमें उसके कई सारे गैजेट्स थे, वो मुश्किल की घड़ी में हमेशा उसके काम आते थे। विनम्र ने अपनी कॉफ़ी कलर की जैकेट को उतारा और उस ओवरकोट को पहनकर शनाया की तरफ पलटा। विनम्र ने शनाया से पूछा, कैसा लग रहा हूँ? उसने पास पड़ी एक कैप को उठाकर पहन लिया, जो उसके लुक को पूरी तरह से जासूस वाला बना रही थी। शनाया ने फिर से यक वाला चेहरा किया और अपनी आंखों को ऊपर करके माथे पर सिलवटें लेकर बोली, ये सब ड्रामा करना ज़रूरी है? विनम्र ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे लड़ाई लड़नी है तो मेरे लिए मेरे ओवरकोट का मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए तोप गोले उनके बड़े हथियार होते होंगे, मगर मेरे लिए मेरा ओवरकोट मेरा सबसे बड़ा हथियार है। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और शनाया को कहा, हमें हमारा खुद का प्राइवेट प्लेन चाहिए। मैं अपने एक दोस्त को इस केस में शामिल कर रहा हूँ, ताकि कहीं भी आने जाने के लिए हमें बार बार एयरपोर्ट ना जाना पड़े। उसके पास इंटरनेशनल एक्सेस है, तो वह पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। अपने लैपटॉप में उसने एक सीक्रेट मैसेज बॉक्स निकाला, जो उसकी एजेंसी का ही था, और फिर किसी को मैसेज किया। उस मैसेज को करने के बाद विनम्र ने शनाया को कहा, मुझे प्रोफेसर जावेद के मोबाइल नंबर चाहिए। शनाया ने प्रोफेसर जावेद के नंबर दे दिए। विनम्र ने उसे अपनी एजेंसी की ही वेबसाइट पर डाला और मुस्कुराते हुए गहरी नज़रों से लैपटॉप को देखते हुए कहा, चलो पता किया जाए ये प्रोफेसर जावेद कहाँ पर है। तकरीबन 3 मिनट के वक्त में ही प्रोफेसर जावेद की लोकेशन मिल गई, जिसे देखने के बाद विनम्र के चेहरे पर हैरानी आ गई। विनम्र बोला, प्रोफेसर जावेद? वो तो रोम में है, एटलस शहर में। ये तो जूलियस सीज़र का शहर हुआ करता था, जिस महान हेड्रियन भी कहा जाता है, क्लियोपेट्रा का सबसे बड़ा दोस्त, और उसे मिस्र के महारानी बनाने में उसकी मदद करने वाला शख्स। शनाया जल्दी से स्क्रीन के पास आई और प्रोफेसर जावेद की लोकेशन को देखा। दोनों के चेहरे पर सवालिया निशान थे। प्रोफेसर जावेद आखिर रोम में क्या कर रहे थे, और वह भी वहाँ एटलस शहर में। विनम्र शनाया को लेकर प्राइवेट एयरपोर्ट की तरफ निकल गया था, जहां उसने
अपने दोस्त को जहाज़ पर चढ़ना था। प्रोफेसर जावेद की लोकेशन पर उसने लगातार नज़र बनाए रखे हुए थी। पूरे रास्ते दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। एयरपोर्ट पहुंचते ही दोनों एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। एक बड़ा जहाज़ एयरपोर्ट में खड़ा था, जिसे देखकर शनाया के चेहरे पर खुशी आ गई। शनाया ने विनम्र की तरफ देखते हुए कहा, ये तो जेट है। क्या तुम्हारा दोस्त अमीर है जो उसके पास एक जेट जहाज़ है? विनम्र ने उसे घूर कर देखा और बोला, ये जहाज़ हमारा नहीं है। हमारा जहाज़ इस जहाज़ के ठीक पीछे खड़ा है। थोड़ा सा आगे गए तो शनाया को इस जहाज़ के पीछे खड़ा जहाज़ दिखा। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का जहाज़ लग रहा था। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह उड़ भी पाएगा या फिर नहीं। शनाया ने इसी बात पर टोंट मारते हुए कहा, हमें उड़कर जाना है, ना कि इस जहाज़ को धक्का मारते हुए। विनम्र ने जवाब दिया, यह जहाज़ हवा से बातें करता है। इसके लुक पर मत जाओ। इसका लुक पुराने ज़माने का है, लेकिन इसके अंदर जो इंजन है वह आज के टाइम का है। विनम्र यह बता ही रहा था, तभी एक मोटा सा आदमी बाहर आते हुए दिखा, जिसे देखकर विनम्र के चेहरे पर खुशी आ गई। विनम्र उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। उस मोटे से आदमी ने विनम्र को पीठ से कसकर पकड़कर उठाते हुए कहा, साले, तेरा वज़न इतना कम कैसे हो गया है? ये एजेंसी वाले वहाँ तुम्हें कैद में खाने के लिए खाना नहीं देते हैं क्या? विनम्र पीछे हुआ और बोला, एजेंसी वाले सब कुछ देते हैं, मगर मुझे खाने के अलावा और भी काम करने होते हैं। अब सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है ना, जिसे सोने और खाने के अलावा अपनी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं। उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसका पेट बाहर निकला हुआ था। शनाया जब पास आई तो विनम्र ने अपने दोस्त की तरफ हाथ करते हुए कहा, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त शंभू है। पहले एजेंसी में काम करता था, मगर अब रिटायर हो चुका है। रिटायर होने के बाद कभी काम किया है तो सिर्फ मेरे लिए किया है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता है। शंभू की उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होगी, मगर विनम्र और वह दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे के हम उम्र है। शनाया ने हाथ मिलाया। शंभू ने शनाया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर विनम्र को बोला, मुझे मेरी किस्मत का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जब भी तुम मेरे पास आते हो, हर बार एक नई लड़की के साथ आते हो। सभी की सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक होती है, और पहले वाले से ज़्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल भी। विनम्र ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, यह हमारे साथ हमारे मिशन में है, ना कि यूं ही साथ जा रही है। समझा करो, तुम अपनी जुबान इतनी ज़्यादा क्यों चलाते हो? शंभू ने अपनी आंखों को ऊपर नीचे किया और फिर जल्दी जाकर जहाज़ में बैठ गया। शनाया उसके जाने के बाद विनम्र को बोली, मतलब तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे ही है, आवारागर्दी करने के अलावा तुम लोगों के दिमाग में और कुछ नहीं चलता है क्या? विनम्र हकलाते हुए बोला, अरे वह मेरा दोस्त है, तो बस मेरी टांग खींच रहा था। तुम उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो, वह तो आगे भी पता नहीं कितना कुछ बोलेगा। तुम बस इस बारे में सोचो, अगले 5 दिनों में तुम मरने वाली हो। इस बात के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी नहीं आना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अच्छे पलों को याद करो, ताकि जब मौत सामने आए तो अफसोस ना हो। विनम्र बात बदलने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर वह आगे चला गया। जहाज़ के सामने की तरफ पायलट के लिए जोन बना हुआ था और उसके पीछे बैठने के लिए और सामान रखने के लिए जोन बना हुआ था। इसके अलावा इस जहाज़ में और कोई भी व्यवस्था नहीं थी। शनाया ने जहाज़ के अंदर आई तो उसे बस यह किसी छोटे पुराने कैमरे की तरह लगा। उसके अंदर आते ही शंभू ने जहाज़ को स्टार्ट कर लिया। शनाया को झटका लगा तो वह विनम्र के ऊपर जाकर गिर गई। विनम्र ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, इतनी भी क्या जल्दी है? शनाया ने उसके सीने पर मुक्का मारा और पीछे हो गई। फिर उसने अपने बाल सही किए और वहीं पर बैठ गई। उसने गुस्से से विनम्र को देखा और बोली, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। तुम भी मरने वाले हो तो अपनी ज़िंदगी के अच्छे पलों को याद करो, ताकि जब मौत तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें भी अफसोस ना हो। विनम्र ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा,
अभी तक तो मेरे दिमाग में कोई भी अच्छा पल नहीं है, लेकिन अगर सफ़र अच्छा रहा तो शायद रास्ते में काफ़ी सारे अच्छे पल ज़रूर बन जाएंगे, वरना जो भी बनेंगे वह मौत से मिलने के बाद ही बनेंगे। फ्लाइट उड़ चुकी थी। 25 मिनट तक जहाज़ के उड़ने के बाद शंभू ने उसे ऑटो पायलट मोड पर लगा दिया और पीछे आ गया। पीछे आकर उसने एक तरफ बैठते हुए विनम्र से पूछा, इस बार तुम क्या ढूंढने के लिए निकले हो? इससे पहले तुमने जितनी भी चीज़ें ढूंढी है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछली बार तुमने सिकंदर का खजाना ढूंढा था और कसम से उस खजाने की वजह से मुझे अगले 5 सालों तक कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनाया ने यह सुनते ही विनम्र की तरफ देखा और बोली, हम जो चीज़ ढूंढते हैं वह सरकार की अमानत होती है। तुमने इतना बड़ा खजाना ढूंढा तो वो सब सरकार को क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना ये सब गैरकानूनी है। विनम्र चिंगम चबा रहा था। वह बोला, खजाना ढूंढने मैं जाता हूँ तो वो मेरा हुआ। अगर सरकार को खजाना चाहिए तो वह खुद जाए और जाकर खजाना ढूंढे। फिर रही बात सरकार को खजाना देने की, तो मैंने यहाँ इंडिया में कोई खजाना नहीं ढूंढा। सारे खजाने मैंने दूसरे देशों में ढूंढे हैं। अब तुम क्या चाहती हो, उन्हें दूसरे देशों की सरकारों को दे दूँ? फिर मैंने बस कोई 50 करोड़ का ही खजाना ढूंढा होगा, इतना भी नहीं ढूंढा जितना तुम सोच रही हो। शनाया ये सारी बातें सुनकर खुश नहीं हुई। खजाना तो खजाना ही होता है और सारे खजाने अलग अलग देश की अमानत होती है। खजाना सरकार को देना चाहिए जो उस देश में अपना काम संभालती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग दूसरे देशों से इतना सोना यहाँ पर ले कैसे आते हो? विनम्र हंसने लगा। तुम्हें किसने कहा हम सोने यहाँ पर लेकर आते हैं? तुम्हें क्या हम दिमाग से पैदल लगते हैं? हम सोना जिस देश में मिलता है उस देश में छुपा देते हैं, फिर जैसे जैसे हिसाब से ज़रूरत पड़ती है उसे निकालते हैं और वहीं पर बेचकर उसे करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। अब भले ही उसकी कीमत 50 करोड़ हो, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो हमें बस 20-30 करोड़ ही मिलते हैं। चोरी पर बेचने पर उतना प्रॉफिट नहीं होता। शनाया और बहस करना चाहती थी, मगर शंभू ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम दोनों बाद में बहस कर लेना, प्लीज़ अभी के लिए मुझे बताओ इस बार हम क्या ढूंढने जा रहे हैं। दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा और एक साथ ही बोला, हम इस बार मौत की देवी से लड़ने जा रहे हैं। शंभू दोनों को ही अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके हैरानी से देख रहा था। उसने अपने थूक को अंदर निगला और दोनों से पूछा, एक बार दोबारा कहना, तुम लोगों ने क्या कहा? विनम्र ने अपने हाथ फैलाए और खड़े होते हुए बोला, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? इस बार हम जो चीज़ ढूंढने जा रहे हैं उसमें हमें मौत की देवी से लड़ना पड़ेगा। शंभू ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा क्योंकि उसका चेहरा पसीने से भर गया था। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर कोई और इस बात को सुनता है तो इस पर यकीन नहीं करता, मगर क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ रहकर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों का सामना किया है जिन पर यकीन करना नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस बात को भी हजम कर पा रहा हूँ। मगर यार, इस बार मौत की देवी सामने कैसे है? शनाया ने इस पर जवाब देते हुए कहा, शायद इन सब के पीछे मैं हूँ, या फिर हमारे शहर में मिली क्लियोपेट्रा के दासी की एक कब्र। उस कब्र में एक पत्थर था जो मौत के चक्र के नाम से जाना जाता है। कब्र को ढूंढने वाली लड़की ने उस पत्थर को छू लिया और फिर काफ़ी सारे लोगों ने उस पत्थर को छुआ। एक साइकिल शुरू हो गई जिसमें वह लड़की पत्थरों को बाहर ले आई। जो भी इस पत्थर को छूता वह अगले 7 दिनों में मर जाता है। शंभू अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी ग्लव्स पहनने लगा। उसने ग्लव्स पहनते हुए कहा, देखो, तुम दोनों की मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश मत करना। मुझे पत्थरों के टुकड़ों से दूर ही रखना, क्योंकि मुझे अभी मरना नहीं है। विनम्र वाइन की बोतल लेकर आया था। उसने वाइन की एक बोतल शंभू को पकड़ाई और एक बोतल सनाया की तरफ की तो उसने मना कर दिया। विनम्र इस पर बोला, तुम तो शहर की रहने वाली लड़की हो और वाइन से परहेज कर रही हो। शनाया ने अपने भौए उठाते हुए कहा, शहर में रहने वाली हर एक लड़की वाइन नहीं पीती है। विनम्र मुस्कुराया और उसके पास ही बैठ गया।
बोतल को मुंह लगाकर वह वाइन पीने लगा। उसने अपनी दोनों टांगों को सामने की टेबल पर रखा और फिर उन्हें हिलाते हुए कहा, अगर तुम उन्हें छू भी लोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि तुमसे पहले मैं उन्हें छू चुका हूँ। मेरे मरने के बाद ही तुम्हें अब सब कुछ होने वाला है और तुम जानते हो मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ये बात सुनकर शंभू अपने ग्लव्स सुधारने लगा। उसने ग्लव्स उतारते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। इस दुनिया में 100 शैतान जाकर मरेंगे तब जाकर तुम्हारी मौत होगी। उसने भी बैठकर वाइन पीनी शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों के बीच में और बात हुई और शनाया उनको चुपचाप बैठी सुनती रही। उसके बाद दोनों ही सो गए। विनम्र शनाया के पास ही सोया हुआ था। वह उसके कंधे की तरफ गिरा। शनाया ने उसे अपने कंधे से धक्का मारा और दूसरी तरफ गिरा दिया। फिर वह खड़ी हुई और जाकर दूसरी तरफ बैठ गई। वहाँ उसने लैपटॉप निकाला और उस पर काम करने लगी। बाहर मौसम खराब हो रहा था। 2 घंटे ही बीते होंगे कि बाहर तेज आंधी चलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमकने लगी। जहाज में हलचल होने लगी थी। अचानक जहाज को एक झटका लगा और सब जहाज में इधर से उधर नीचे गिर गए। विनम्र ने नीचे अपने बैग को खींचकर अपने पास किया और उस पर सर रखकर नींद वाली आवाज़ में बोला, यार सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हो। शनाया खड़े होते हुए गुस्से से बोली, बाहर तूफान चल रहा है, जहाज को संभालना होगा वरना हम सब क्रैश हो जाएंगे। उसने विनम्र को उठने के लिए कहा था मगर विनम्र नहीं उठा। शनाया ने जोर से उसकी कमर को लात मारी। विनम्र झटके से उठा। तुम पागल हो गई हो क्या? कौन सा आसमान फट पड़ा है जो तुम मुझे इस तरह से जगा रही हो? शनाया ने विनम्र को घूर घूर कर देखने लगी। तभी विनम्र ने देखा बाहर तूफान चल रहा था और बादल इतने गहरे हो गए थे कि शाम के वक्त भी रात के अंधेरे जैसा लग रहा था। विनम्र ने शंभू को जगाया नहीं बल्कि खुद पायलट रूम में चला गया और जाकर जहाज को संभालने लगा। थोड़ी देर बाद शनाया अंदर आई और उसके बगल में बैठते हुए बोली, क्या तुम्हें जहाज चलाना भी आता है? विनम्र ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ मुझे सब कुछ चलाना आता है। एजेंसी में हमें हर एक चीज़ सिखाई जाती है। सामने काफ़ी ज़ोरदार बिजली चमक रही थी। विनम्र ने उसे देखते हुए कहा, मौसम बहुत ख़राब है, हमें जहाज़ को नीचे उतारना होगा। तभी अचानक बिजली की एक तरंग उनके जहाज़ के ऊपर गिरी और जहाज़ का इंजन बंद हो गया। इंजन बंद होने की वजह से जहाज़ नीचे की तरफ गिरने लगा। शनाया ज़ोर से चिल्लाने लगी। अंधेरे बादलों के बीच जहाज़ बादलों को चीरते हुए नीचे गिर रहा था। इन्हीं बादलों के बीच में एक हल्की सी परछाई दिखी जो मौत की देवी की ही परछाई थी। मौत की देवी का होना दिख रहा था। वो पत्थरों को मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थी। उसके काम से कहीं ना कहीं यही पता लग रहा था। जहाज़ लगातार नीचे गिरता जा रहा था। विनम्र ने पीछे शंभू की तरफ देखा, लेकिन वाइन की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया था। उसे एक को पायलट की ज़रूरत थी ताकि जहाज़ को संभाला जा सके। विनम्र ने शनाया की तरफ देखा। वो आंखें बंद करके ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। विनम्र ने उसे तेज़ आवाज़ में कहा, कमज़ोर लड़कियों की तरह चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे सामने एक हैंडल है, उसे पीछे की तरफ खींचो। शनाया ने चिल्लाना बंद किया और विनम्र की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने हैंडल को पकड़ा और पीछे की तरफ खींच दिया। विनम्र ने सारे बटन को बंद किया और फिर दोबारा से उन्हें चालू किया। उसने शनाया की तरफ इशारा किया और उसे उसके बाईं ओर मौजूद लीवर को खींचने के लिए कहा। शनाया ने लीवर को खींचा तो इंजन दोबारा से चल पड़ा, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही वह बंद हो गया। विनम्र ने दोबारा लेवल खींचने के लिए कहा। शनाया ने कुछ देर रुकने के बाद दोबारा से लीवर खींचा और इस बार फिर इंजन शुरू हो गया, मगर इस बार वह बंद नहीं हुआ। वह लोग काफ़ी नीचे आ गए थे। नीचे उन्हें जंगली इलाका दिखाई दे रहा था। वह लोग किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ दूर दूर तक जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। जहाज़ अभी भी काफ़ी रफ्तार से नीचे गिर रहा था और उसकी सेफ लैंडिंग करवा पाना लगभग नामुमकिन था।
मगर विनम्र ने इस जहाज़ को डैमेज नहीं होने दे सकता था, क्योंकि उन्हें इसका इस्तेमाल आगे भी करना था। विनम्र ने आसपास देखना शुरू किया। थोड़ी ही दूरी पर नीचे की तरफ खाई थी। विनम्र ने जहाज़ को उसी तरफ मोड़ दिया। तेज़ी से नीचे गिरा जहाज़ खाई के किनारे कुछ पेड़ों से टकराया और फिर खाई में गिरने लगा। उसका इंजन अभी भी चालू था, मगर स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वक्त लगने वाला था। शनाया ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि विनम्र ने खुली आंखों से सामने की तरफ देख रहा था। नीचे पत्थर से और जहाज़ के टकराने से किसी की भी जान बचने वाली नहीं थी। विनम्र बिना पलक झपकाए सामने की तरफ देखता रहा और फिर अचानक उसने मीटर की तरफ देखा। लीवर को उसने नीचे की तरफ कर रखा था, जिससे जहाज़ नीचे ही गिर रहा था। जैसे ही मीटर में सुई मिडल में आई, उसने लीवर को ऊपर की तरफ खींच दिया। जहाज़ सीधा हो गया और खाई में ही अब स्टेबल होकर सामने उड़ने लगा। लेकिन सामने खाई खत्म हो रही थी। विनम्र ने कुछ देर तक हैंडल को स्टेबल रखा और फिर जैसे ही खाई खत्म होने वाली हुई, उससे पीछे की तरफ दोबारा से खींच दिया। जहाज़ 90 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ घूम गया। कुछ देर तक वह अपनी ही जगह पर खड़ा रहा, क्योंकि इंजन की रफ्तार इतनी नहीं थी कि वह जहाज़ को 90 डिग्री के एंगल से डायरेक्ट ऊपर लेकर जा सके। मगर इसके बाद जहाज़ ने कुछ देर ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा ऊपर जाने के बाद विनम्र ने उसे फिर से सीधा कर लिया और सीधा करके उसे दोबारा ऊपर की तरफ ले गया। ऊपर आते आते बरसात शुरू हो गई थी। विनम्र ने आसपास देखा और एक दूसरी जगह को जहाज़ को लैंड करवाने की कोशिश करने लगा। तभी ऊपर आसमान में मौत की देवी दोबारा आई और उसने अपने हाथों में जो हथियार था उसे सामने की तरफ कर दिया। एक के बाद एक बिजली की तरंगें जहाज़ के ऊपर गिरने लगी। जहाज़ का इंजन दोबारा बंद हो गया। जहाज़ की क्रैश लैंडिंग हुई। शनाया ने मजबूती से अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, इस वजह से उसकी सीट बेल्ट टूट गई। उसकी साइड का दरवाज़ा भी खुल गया। क्रैश लैंडिंग होने की वजह से वो झटके से अपनी साइड में नीचे गिर गई। आगे फिसलन भरी ज़मीन थी। बरसात के पानी की वजह से उसे संभलने का मौका नहीं मिला और वो नीचे की तरफ फिसलने लगी। विनम्र ने शनाया की तरफ देखा तो उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और फ़ौरन उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। दोनों ही अब फिसलन भरी ज़मीन से नीचे की तरफ फिसलते जा रहे थे। उधर पीछे जहाज़ लगातार बिजली गिरते जा रही थी। सब लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। मौत की देवी उन लोगों को रोम पहुंचने से रोक रही थी। इस तूफान के बीच में जहाज़ की क्रैश लैंडिंग होने लगी, जिसे विनम्र में किसी तरह से संभाल लिया, मगर शनाया जहाज़ से नीचे गिर गई थी। उसे बचाने के लिए विनम्र भी नीचे कूद गया। जहाज़ कुछ झाड़ियों से टकराने के बाद रुक गया था, क्योंकि उसका इंजन बंद हो गया था। मगर वही विनम्र और शनाया अभी भी लगातार नीचे की तरफ फिसलते जा रहे थे। काफ़ी आगे जाने के बाद एक मोड़ आ रहा था। उसी मोड़ पर अगर स्पीड को कम ना किया जाए तो आगे गहरी खाई थी। शनाया काफ़ी स्पीड से जा रही थी और वो अपने कंट्रोल में नहीं थी, जबकि विनम्र अपने कंट्रोल में था और स्पीड को कम भी कर सकता था। बिजली के चमकने पर विनम्र को वह खाई दिखी। शनाया उससे काफ़ी दूर थी। विनम्र को शनाया तक जल्दी पहुंचकर उसे बचाना था। विनम्र ने अपने ओवरकोट में हाथ डाला, जिसे वह जैसे तैसे करके संभाले हुए था। उसने एक रस्सी बाहर निकाली और फिर उसे हवा में घुमाते हुए जैसे ही बिजली चमकी, शनाया की तरफ फेंका। रस्सी शनाया के पैर में जाकर फंस गई। विनम्र ने खुद को पानी के बहाव से अलग किया और एक पेड़ की जड़ के आते ही उसे कसकर पकड़ लिया। शनाया को झटका लगा, मगर वह आगे फिसलने से रुक गई थी। बारिश तेज़ होने लगी। आसपास का सारा पानी बहते हुए यहीं पर आने लगा। पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि विनम्र और शनाया के ऊपर से निकलने लगा। विनम्र शनाया को खींचकर अपने पास करने की कोशिश करने लगा ताकि वह उसे यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन वह ढलान के ऊपर था और यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था। उस हिसाब से वह खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। शनाया को संभालना तो और भी मुश्किल था। विनम्र ने बिजली के चमकने पर पानी के बहने की दिशा देखी।
पानी खाई के किनारे से होते हुए नीचे जा रही थी। विनम्र ने हिम्मत दिखाई और शनाया को लगातार खींचना जारी रखा। शनाया के पास आते आते उसने उसे कमर से पकड़ा और फिर पेड़ की जड़ के जरिए ऊपर जाने लगा। उसने जैसे तैसे करके खुद को खड़ा कर लिया था। खड़े करने के बाद उसने पेड़ को पकड़ लिया। लगातार पानी के बढ़ते बहाव की वजह से पानी उसके कमर तक आने लग गया था। अगर वह ढलान पर नहीं होता तो उसके लिए इतनी मुश्किलें नहीं होती, पर फिलहाल उसके लिए मुश्किलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। विनम्र ने रस्सी निकाली और शनाया को खुद की पीठ के साथ बांध लिया। फिर खुद को सामने पेड़ से रस्सी से बांध लिया ताकि वह किसी भी हालत में पेड़ से अलग होकर ना गिरे। उसे अब बारिश बंद होने का इंतज़ार करना था ताकि पानी की रफ्तार कम हो और फिर यहाँ से बाहर जा सके। शनाया की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे बुखार हो गया था। 1 घंटे का वक्त बीत गया था मगर ना तो बारिश कम हुई थी और ना ही पानी का बहाव। वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। पानी विनम्र के चेस्ट तक आने लगा। पेड़ भी कमज़ोर हो गया था, वो उखड़ने वाला था। विनम्र ने गहरी सांस ली, फिर रस्सी को पेड़ से अलग कर दिया, मगर एक छोटी सी रस्सी को पेड़ से बंधे रखा जो कि काफ़ी लंबी रस्सी थी। वो पानी के साथ बहने लगा। जैसे ही वो खाई के किनारे पर आया, रस्सी का झटका उसे लगा और उसकी दिशा खाई की तरफ ना होकर खाई के किनारे की तरफ हो गई। विनम्र ने रस्सी को छोड़ दिया। वो पानी के साथ बहता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो भी बेहोश हो रहा था। जहाज़ के अंदर शंभू की आंख खुली तो उसे अपने आसपास का खतरनाक माहौल दिखा। जहाज़ के ऊपर काफ़ी सारी बिजली की तरंगें गिरी थी। जहाज़ के बंद होने की वजह से और बिजली के सिर्फ सरफेस पर ट्रैवल करने की वजह से शंभू को अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। बिजली का ये नियम था कि अगर वह किसी सतह पर गिरे तो वो बस बाहर ही ट्रैवल कर सकती थी, वो उसके अंदर नहीं जा सकती थी। शंभू को बिजली के इस नियम का फ़ायदा हुआ। उसने विनम्र और शनाया की तलाश की तो वो दोनों ही उसे नहीं मिले। उसने बाहर की तरफ झाँका और दोनों को आवाज़ लगाना शुरू किया, मगर इस बारिश के बीच में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। 3 घंटे के बाद विनम्र को होश आया। उसे नहीं पता था वो इस वक्त कहाँ पर है, मगर वह सुरक्षित था और एक किनारे पर था। उसके पास ही पानी की नदी सी बन गई थी, जो कि ज़्यादा गहरी नहीं थी। यहाँ पर आते आते पानी फैल गया था और उसकी रफ्तार कम हो गई थी, साथ में उसकी मात्रा भी। शनाया को विनम्र ने अपने साथ बांध रखा था तो वो उसके साथ ही थी। विनम्र ने शनाया के गाल पर थपथपाया। उसका पूरा शरीर बुखार की वजह से गर्म था। उसके शरीर में काफ़ी सारा पानी जा चुका था। विनम्र ने रस्सियाँ खोली और उसके पेट को दबाकर पानी निकालना शुरू किया। शनाया हल्का सा खांसने लगी, मगर इसके बाद फिर से बेहोश हो गई। विनम्र ने उसे छोड़ा और खड़े होकर आसपास देखने की कोशिश की। बारिश अभी भी हो रही थी। उसे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी ताकि वो शनाया को वहाँ पर लेकर जा सके और उसकी भी जान बचा सके। बिजली चमक उठी और दूर उसे एक सफ़ेद रंग का घर दिखाई दिया। पानी के बहाव से उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आया था जहाँ पर बीच बीच में कुछ घर दिखाई दे रहे थे। विनम्र ने शनाया को अपने कंधे पर उठाया और उस घर की तरफ चला गया। वो घर के पास पहुंचा तो उसे पता चला ये घर नहीं बल्कि किसी तरह का खंडहर है। घर की हालत काफ़ी ख़राब थी, ये टूटकर गिर भी सकता था। ऐसी परिस्थितियों में घर के अंदर रहना सही तो नहीं था, मगर विनम्र के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। विनम्र घर के अंदर आया। ये घर किसी पुराने बंगले की तरह दिखाई दे रहा था। घर टूटकर गिर भी सकता था, इसलिए विनम्र ने बंगले के अंदर कोने पर मौजूद कमरे को अपने लिए चुना। घर के गिरने की परिस्थितियों में घर का कोना सबसे सुरक्षित जगह होती है। विनम्र ने शनाया को वहाँ पर लिटाया और अपनी जेब से टॉर्च निकाली। उसकी यही टॉर्च ट्यूब की तरह थी। उसने उसे जलाया और वहाँ खिड़की के पास रख दिया।
शनाया का बुखार और भी बढ़ गया था। विनम्र ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, होश में आओ, तुम्हारे 7 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं तो तुम्हें अभी नहीं मरना है। जो भी इंसान पत्थर को छूता था वो 7 दिनों के अंदर मर जाता था, मगर ऐसा कोई नियम नहीं था कि वो 7वें दिन मरेगा। उसकी मौत पहले भी हो सकती थी। कहीं ना कहीं मौत की देवी का हमला इसीलिए भी हो सकता है कि वो इन दोनों की जान लेना चाहती थी। शुरुआत में जब लड़की की जान गई थी तब उसने पीछे मुड़कर जब देखा था तो उसे मौत की देवी दिखाई दी थी। दोनों के साथ अभी जो हादसा हुआ उसमें विनम्र तो बच गया, मगर शनाया की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान खतरे में थी। विनम्र ने शनाया की नब्ज चेक की। उसके हार्ट की धड़कन लगातार कम होती जा रही थी। विनम्र ने उसे ज़मीन पर लेटाया और अपना कान उसके दिल के पास रखकर उसकी धड़कन को सुना। उसकी धड़कन काफ़ी तेज़ी से कम हो रही थी। शनाया मर रही थी। विनम्र के चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। उसने शनाया को कंधे से पकड़कर उसे झकझोर दिया। विनम्र बोला, तुम अभी नहीं मर सकती शनाया, होश में आओ और खुद को संभालो। विनम्र शनाया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने दोबारा शनाया के दिल की धड़कन सुनी तो वो बंद हो गई। शनाया मर चुकी थी। विनम्र के इस सफ़र में मंजिल के पास पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। विनम्र ने गोवा चलने के लिए कह दिया था। वहाँ पर उसका घर